ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अब हम हर एक क्लास में शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करेंगे। तो साथियों, एक दिन शिक्षण अभिरुचि की क्लास आएगी और एक दिन हिंदी की क्लास आएगी। तो इस प्रकार से हम हिंदी और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन है गेटस व अन्य, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रशिक्षण क्या पूछा गया है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गेटस व अन्य ने क्या कहा? शिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो ये किसने कहा? गेटस व अन्य ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम, अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, क्योंकि वो समाज में ही रहकर दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अध्ययन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पूछा गया है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या इसे क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत को कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूछा जाए सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोहलर। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके करके सीखने पर आधारित है? क्या पूछा गया है? करके सीखने पर आधारित है। ऑप्शन है वाद विवाद विधि, प्रयोजन विधि, निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग भी अवश्य बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोजन विधि। तो क्या पूछा गया है? करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि होती है? प्रयोजन विधि। करके सीखने पर आधारित विधि होती है प्रयोजन विधि, क्योंकि हम जब प्रयोग करेंगे तभी ही सीख पाते हैं। तो इसलिए करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि कहेगी? प्रयोजन विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन है डेनिस का, हैरिसन का, लेहमैन का, डेल्टा का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेहमैन। लेहमैन का ये क्या है? कथन है, क्या कहा उन्होंने? सृजनात्मकता के विकास में, सृजन करना यानी कि ग्रहण करना, तो सृजनात्मक के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसने कहा? ये लेहमैन ने ये कहा। तो ध्यान रखना, ये किसका कथन है? लेहमैन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों, अब 2015 या 17, 18 में जिस प्रकार से शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अब इस प्रकार से नहीं पूछे जा रहे हैं।
तो आपने देखा होगा 2021 में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो उसी पैटर्न पर आधारित मैं अब शिक्षण अभिरुचि की ये क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी और आप कमेंट में भी अवश्य बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हस्तांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किसने कहा? तो ऑप्शन है अंडरवुड, क्रॉनबैक, वुडवर्थ, सोरेनसन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडरवुड। तो क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखना। अधिगम हस्तांतरण, क्या पूछा गया है? अधिगम हस्तांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। तो क्या होता है? वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किस पे? अधिगम हस्तांतरण पे। तो ये किसने कहा? ये कहा अंडरवुड ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो समाज पर आधारित हो, विद्यार्थियों पर आधारित हो, विद्यालय पर आधारित हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों पर आधारित हो। तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो विद्यार्थियों पर आधारित हो, यानी कि जिसमें विद्यार्थी पढ़ने की रुचि लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, क्या होगा? अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, ऑप्शन है अभिवृत्ति होगी, बुद्धि होगी, अभिप्रेरणा होगी, अनुशासन होगा। तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा होगी। तो अधिगम तभी होगा सर्वोत्तम जब क्या होगा? अभिप्रेरणा होगी, यानी कि रुचि होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम होने का कारण है अभिप्रेरणा होनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम होता है, तो अधिगम क्या होता है पूछा गया है, और पूछा भी जा सकता है कि अधिगम क्या, अधिगम होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है शांत रहकर, निष्क्रिय रहकर, सक्रिय रहकर, सक्रिय व निष्क्रिय रहकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रहकर। तो अधिगम तभी हो पाएगा जब बालक क्या होगा? सक्रिय होगा। तो शांत तो होगा नहीं, शांत होकर के ये भी होगा नहीं, तो निष्क्रिय भी नहीं हो सकता है, और सक्रिय व निष्क्रिय ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सक्रिय रहकर। तो अधिगम तभी होता है जब विद्यार्थी और टीचर सक्रिय रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य घटक है, तो अधिगम का मुख्य घटक क्या है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है बाधाएं, लक्ष्य, उद्दीपक, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? अधिगम का मुख्य घटक। तो अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्यों होगी? क्योंकि अधिगम तभी होगा जब बालक के अंदर रुचि पैदा होगी, तो उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है त्वरण, वक्र, पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप भी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पठार। तो ध्यान रखना, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो वहां पर क्या बन जाता है? पठार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है, तो अधिगम क्या है? ऑप्शन है तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अधिगम कब होता है? अधिगम में समय लगता है, क्योंकि रुचि एकदम पैदा नहीं होती है। आदमी या विद्यार्थी धीरे धीरे से
अपने कार्य में रुचि लेता है और इसीलिए अधिगम में समय लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रकर्म को कहते हैं। ऑप्शन है अधिगम, प्रेरणा, संवेग, संप्रत्यय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। तो ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रकर्म को कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गेस्टाइल्ट का अर्थ होता है। ऑप्शन है मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में, समग्र के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समग्र के रूप में। तो गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र के रूप में। और इसके अन्य अर्थ भी हैं, जैसे पूर्ण आ जाए, पूर्ण, अव्यय, अव्यय और समग्र। समग्र। तो गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र के रूप में। तो पूर्ण के रूप में भी हो सकता है, अव्यय के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और गेस्टाइल कैसा शब्द है? ये जर्मनी भाषा का शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखीय वक्र। तो जब पूछा जाएगा, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगति। जब ध्यान रखना, प्रगति एक समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है, क्या है? पूछा। ऑप्शन है एक पक्षीय हस्तांतरण, ऋणात्मक हस्तांतरण, धनात्मक हस्तांतरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक हस्तांतरण। तो याद रखना, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ना कि ऋणात्मक और ना ही एक पक्षीय हस्तांतरण। तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हस्तांतरण होगा। ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने प्रयोग किया। तो स्किनर ने प्रयोग किया किस पे? बिल्ली, चूहा, कुत्ता, बंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चूहे पर किसने? स्किनर ने प्रयोग किया। और अगर पूछा जाए बिल्ली पे किसने प्रयोग किया तो किसने किया? ये थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया। और पूछा जाए कुत्ते पर किसने प्रयोग किया तो क्या बताओगे? कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? ये किया पावलोव ने। किसने किया? पावलोव ने। और बंदर पे किसने प्रयोग किया पूछा जाए तो क्या बताओगे? कोहलर ने। तो ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जाए तो आपको चारों विकल्प याद होने चाहिए। तो स्किनर ने प्रयोग किया चूहे पर, और बिल्ली पे किसने प्रयोग किया? थार्नडाइक ने। और कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया, और बंदर पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है। तो सीखने की गति निर्भर करती है किस पे? ऑप्शन है सीखने वाले की प्रेरणा, सीखने वालों की रुचि, जिज्ञासा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सीखने की गति निर्भर किस पे करती है? सीखने वाले की प्रेरणा पे भी निर्भर करती है, सीखने वालों की रुचि पर भी निर्भर करती है, और जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, तभी बालक किसी भी कार्य को अपनी रुचि पूर्वक कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। तो पूछा गया है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए, कौन कौन से? यह है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो कैसे याद रखोगे? प्रभाव, तत्परता से अभ्यास। तो प्रभाव, तत्परता, अभ्यास किसका मुख्य नियम है? थॉर्नडाइक का। और थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी बताए। कितने बताए? 5। तो पहला है आत्माकरण। क्या है? ऊपर लिख देता हूं, पहला आत्माकरण। दूसरा कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया। दूसरा है बहुप्रतिक्रिया। तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखना। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए। पहला है आत्मकरण, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया, और तीसरा है सहचर्या, चौथा है आंशिक क्रिया, पांचवा है मनोवृत्ति। ये थॉर्नडाइक के 5 क्या हैं? गौण नियम हैं। 5 गौण नियम हैं। किसके? थॉर्नडाइक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? ऑप्शन है शिक्षण विधि, सहपाठी, पाठ्य पुस्तकें, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। तो अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। तो ध्यान रखना, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? पूछा जाए तो अभिप्रेरणा कहलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द चिल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। तो ये पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया? ऑप्शन है पियोज, प्रेयर, हाल, बुनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेयर। तो ध्यान रखना, द माइंड ऑफ द चिल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया? तो प्रेयर ने करवाया। तो पूछा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, अगर पूछा जाए, यहां लिख देता हूं आपको, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी, तो याद रखना विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो कौन है? ध्यान रखना, जीन पियाजे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। और दूसरा है, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रयोगात्मक, क्या पूछा गया है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो पूछा जाए परीक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताओगे? विलियम वुड। क्या बताओगे? विलियम वुड। तो कौन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक? पूछा जाए तो कौन है? विलियम वुड। और अगर नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक, अगर पूछा जाए परीक्षा में विश्लेषण, क्या पूछा जाए? विश्लेषणात्मक, क्या पूछा जाए? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो क्या बताओगे? सिगमंड फ्रायड। क्या बताओगे? सिगमंड, ये मुंह होना चाहिए, यही दिक्कत होती है लिखने में, सिगमंड
सिगमंड फ्रायड। तो ध्यान रखना, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। तो ये चारों परिभाषाएं याद रखना, अगर कभी भी पूछी जाए तो आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है एक, अगर पूछा जाए सीखना है एक तो क्या है, क्या बताओगे? अनुकूलन, परिवर्तन, विकास, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सीखना है क्या है? अनुकूलन भी है, परिवर्तन भी है और विकास भी है। तो ये तीनों है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो याद रखना इस सिद्धांत को कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो क्या पूछा गया है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसे ही सूझ का क्या कहा जाता है? सूझ का सिद्धांत। और उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं है। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अगर पूछा जाए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अगर पूछा जाए परीक्षा में उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत, क्या पूछा जाए? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछा जाए तो ये किसने दिया? यहां लिख देता हूं, थॉर्नडाइक। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत, अगर पूछा जाए तो किसने दिया पुनर्बलन का सिद्धांत? ये शायद पूछा भी गया था 2021 के पेपर में। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल ने। किसने दिया? हल ने, C.L. हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। तो याद रखना ये सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, तो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर सिद्धांतों को आपके सामने बता रहा हूं। तो अगला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो याद रखना ये भी महत्वपूर्ण है। तो किसने दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत? तो ये भी थॉर्नडाइक। तो ये भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कोहलर का है, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल ने। तो कोई भी पूछा जाए परीक्षा में तो सारे सिद्धांतों को याद रखना, इसलिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है? तो ऑप्शन है पावलाव, मैकडूगल, वाटसन, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। क्या कह रहे हैं? तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है? तो ये वाटसन का दावा है। ध्यान रखना किसका दावा है? ये वाटसन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है। तो अभी सूझ का सिद्धांत बताया था, किसका है? सूझ का सिद्धांत कोहलर का ही सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, और जिसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है, किसकी देन है ये? ऑप्शन है पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का ये क्या है? सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? तो पूछा जाए तो किसका है? गेस्टाल्टवादियों की ये देन है। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? बताया था कोहलर का ये सिद्धांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? ऑप्शन है कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी पर सीखने का सूझ के सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत है? कोहलर का ये सिद्धांत है। और पहले भी बताया था, कुत्ते पर पूछा जाए तो किसने दिया था बताइए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? या पावलोव ने। किसने किया? पावलोव ने। और बंदर पर किसने किया? कोहलर ने। ध्यान रखना, कोहलर ने प्रयोग किया। और बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने। और चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, यह विचार है। ऑप्शन है मैकडूगल, मेंडेल, विर्ग एवं हंट, स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विर्ग एवं हंट का। तो ध्यान रखना, व्यक्ति की सभी विशेषताएं, क्या बताया, पूछा गया है व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। किसकी है? आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, यह विचार किसका है? तो विर्ग एवं हंट का। तो कैसे याद रखोगे? अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक से क्या याद रखोगे? विर्ग। अनुवांशिक क्या है? विर्ग। और वातावरण से क्या याद रखोगे? यही लिख देता हूं, वातावरण से क्या याद रखोगे? हंट। वातावरण क्या है? हंट है। तो आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल का विचार किसका है? तो विर्ग एवं हंट का ये विचार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो क्या पूछा गया है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान है, क्या है? चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है अगर पूछा जाए तो ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। कौन सी शताब्दी में? 20वीं सदी में। किसमें? 20वीं सदी में। और चेतना का विज्ञान पूछा जाए तो ये कब का है? चेतना का विज्ञान यह है 19वीं सदी। कौन सी सदी में चेतना का विज्ञान माना जाता था? 19वीं सदी में। और मन का विज्ञान पूछा जाए तो ये कब माना जाता था? मन या मस्तिष्क। अगर मन पूछा जाए या मस्तिष्क पूछा जाए तो ये कब माना जाता था? 17वीं और 18वीं सदी में। किस सदी में? मन का विज्ञान 17वीं 18वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? मन का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान पूछा जाए तो ये कब माना जाता था? ये माना जाता था 16वीं सदी में। तो ध्यान रखना, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कौन सी सदी में कहते थे? 19वीं सदी में। और मन का विज्ञान मनोविज्ञान को कौन सी सदी में कहते थे? मन हुआ मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस सदी में कहते थे? 17वीं 18वीं सदी में। और आत्मा का विज्ञान किस सदी में कहते थे? मनोविज्ञान को 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को। तो ध्यान रखना, कोई भी पूछा जाए तो याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? ऑप्शन है डेकार्ट, रायवर्थ, स्किनर, जे.एस. मैकोनिजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मैकोनिजी। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन किसका है? तो यह है स्किनर का। सॉरी, ये गलत लग गया, ये है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? तो ये स्किनर का कथन है। तो साथियों, हमने इस पेटिक सेट में शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं क्या वो आपको उचित लग रहे हैं या आपके समझ में आ रहे हैं। तो साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी की क्लास लेकर आएंगे और उसके बाद प्रतिदिन एक दिन शिक्षण अभिरुचि और एक दिन हिंदी की क्लास चलाई जाएगी। तो जो साथी अब तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वो अवश्य चैनल से जुड़ें, और जिन साथियों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी निरंतरता से करते रहे, क्योंकि फॉर्म नवंबर के 10-12 तारीख तक निकल जाएंगे फॉर्म। तो आप लोग पहले से ही अपनी रणनीति बनाए रखें, अपनी तैयारी को करते रहें, और फॉर्म निकलने के बाद परीक्षा तो हो ही जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी को ना छोड़े। तो जो साथी अब तक तैयारी नहीं कर रहे हैं वो कृपया देर ना करें, समय व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि 2021 में अगर आपने पेपर दिया हो तो आप लोग इस समय अपनी तैयारी में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे और बड़ी मेहनत से अपनी इस बार की तैयारी अवश्य करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक अवश्य करना और कमेंट करके अवश्य बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय